मित्रों, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में इंसुलिन का प्रयोग एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यह इंसुलिन डायबिटीज़ में कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। इसके कई रेजिमेंट हैं। किस व्यक्ति को किस रेजिमेंट से किस प्रकार से कंट्रोल करना होगा, उसमें इंसुलिन किस प्रकार से आरंभ करनी होगी और किस प्रकार से उसकी डोजेस को घटाना अथवा बढ़ाना होगा, यह वास्तव में एक आर्ट है। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जो किसी डायबिटीज़ से या किसी व्यक्ति से रिलेटेड, उसकी दिनचर्या से रिलेटेड, जो हमारे इस इंसुलिन रेजिमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आइए एक केस के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या कारण हैं जो हमारे इंसुलिन के रेजिमेंट को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं और वह क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे हम इनकी डोजेस को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। यह जो क्लिनिकल केस है, एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है फॉर लास्ट 13 ईयर्स, जो कि 3 प्रकार की दवाएं ऑलमोस्ट फुल डोजेस में लेती हुई 3 महीने से ले रही हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वो दवाएं अपना पूरा प्रभाव उत्पन्न कर चुकी हैं और उसके बाद भी उनकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, 214 फास्टिंग एंड 233 पोस्ट प्रेंडियल। उनके एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा से हम ये देख रहे हैं वो काफ़ी ओवरवेट हैं और इसके साथ में जब वो दिखाने आई तो हमारे सामने प्रश्न होता है कि अब हम क्या करें। वास्तव में अब यह समझ में आ रहा है कि इनमें ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन से काम शायद नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, इंसुलिन रिजर्व ज़्यादा बचा नहीं होगा। 3 ड्रग्स इन फुल डोजेज यूज़ की जा चुकी हैं, तो अतः हमें इनको इंसुलिन पे शिफ्ट करना होगा। अब यह इंसुलिन पे शिफ्ट किस प्रकार से किया जाए? हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं। या तो हम सारी दवाएं बंद करके पूरी तरह से इंसुलिन पे 30-70 प्री मिक्स्ड इंसुलिन ट्वाइस अ डे वो स्टार्ट करें, या फिर सल्फोनिलयूरियाज बंद करें, मेटफॉर्मिन पायग्लिडोन जारी रखें और उसमें ट्वाइस अ डे 30-70 प्री मिक्स्ड इंसुलिन दें, या फिर जैसे दवाएं चल रही हैं सारी एंटी डायबिटिक एजेंट्स वैसे ही चलाते हुए केवल हम बेड टाइम NPH या ग्लार्जिन इंसुलिन ऐड कर दें। आइए हम तीनों की एक एक करके विवेचना करते हैं। वास्तव में यदि हम पहले ऑप्शन को देखें कि सारी मेडिसिन बंद करके केवल इंसुलिन शुरू करें, यह थोड़ा एक इरेशनल इनवैलिड ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में समय के साथ साथ बीटा सेल सिक्रीशन की कैपेसिटी कम होती जाती है, परंतु इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मेटफॉर्मिन और पायग्लिडोन, यह तो हमें जारी रखने होंगे, लेकिन इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स जो कि बीटा सेल डेफिशिएंसी के कारण सब इनफेक्टिव हो गए हैं, यानी सल्फोनिलयूरियाज, वह हमें बंद करना होगा। तो जब हम मेडिसिन बंद करने की बात करते हैं तो हम ऑप्शन सेकंड पॉइंट पे आए, हमें केवल सल्फोनिलयूरियाज बंद करनी होगी क्योंकि बीटा सेल्स अब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। मेटफॉर्मिन और पायग्लिडोन के रूप में सेंसिटाइजर्स चलाए जाते रहने होंगे और इनके साथ में हम इंसुलिन ऐड करेंगे। एक थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि हम सारी मेडिसिन चलने दें और एक बेड टाइम हम NPH या ग्लार्जिन इंसुलिन ले लें, ये भी एक वैलिड ऑप्शन है। तो आइए हम इन दोनों ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1, जिसमें हमने सल्फोनिलयूरियाज हटाए, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स यानी मेटफॉर्मिन पायग्लिडोन कंटिन्यू किए और 30-70 प्री मिक्स्ड इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर आरंभ की। आइए देखते हैं पेशेंट इसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती हैं। प्री ट्रीटमेंट इनकी फास्टिंग PP वैल्यूज़ थी 214 और 233। 20 यूनिट मॉर्निंग और 10 यूनिट्स इवनिंग से जब आरंभ किया गया तो 3 दिन बाद हमने देखा कि फास्टिंग और PP दोनों अभी भी अनकंट्रोल्ड ही मिले। तो डोजेस को अप टाइट्रेट करके 25 एंड 15 यूनिट्स किया गया। इसके 3 दिन बाद भी हमने देखा फास्टिंग अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किए, पोस्ट प्रेंडियल में थोड़ा सा कमी आई। डोजेस को और अप टाइट्रेट करके 30 और 20 यूनिट्स किया गया। हमने देखा फास्टिंग अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किए, पोस्ट प्रेंडियल में थोड़ी और कमी आई, बल्कि हम कह सकते हैं फास्टिंग और बढ़ गए। डोजेस को अप टाइट्रेट करने पे 35 और 25 यूनिट्स पे हम देख रहे हैं फास्टिंग अभी भी उतने ही बने हुए हैं। हाँ, पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज़ थोड़ी सी कम आई, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं।
पेशेंट अब कंप्लेंट कर रहा है कि उसमें अभी भी हाइपरग्लाइसीमिया के कारण बहुत वीकनेस, लिथार्जी, बॉडी एक सब चल रहा है, और अब उसकी एंजाइटी भी बढ़ती जा रही है कि 15 दिन से इंसुलिन चल रही है और शुगर अभी कंट्रोल नहीं आ रही। हमें भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लू है इस केस में। हम जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ाते जा रहे हैं, पेशेंट की फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, और यह क्लू हमेशा याद रखना चाहिए। इंसुलिन बढ़ाने पर फास्टिंग वैल्यू बढ़े, इसका अर्थ है, इसको कहते हैं सोमोगी फिनोमेना। और अधिकतर केसेस में होता क्या है कि मिडनाइट ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करता है। जब हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो उसको कंपेंसेट करने के लिए काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन सीक्रेट हुए, और वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा देते हैं। तो वास्तव में इंसुलिन लेवल जब इंसुलिन की डोजेस बढ़ा रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल तो फॉल करेगी। वो फॉल की, वो ज़रूरत से ज़्यादा फॉल की, और उसका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के साथ उसका जो कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स होके मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अप हुई। दिस इज़ सोमोगी फिनोमेना। और यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कभी भी इंसुलिन वैल्यू बढ़ती जाए और तब भी उसके बावजूद ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता जाए तो ये सोमोगी इफेक्ट हो सकता है। अब यह लेडी जैन लेडी है। हम जानते हैं जैनीज़ ये शाम को ही अपना डिनर कर लेते हैं, तो इसलिए वो 6 बजे के पहले ही इंसुलिन लगा लेती थी, उसके बाद अपनी मील ले लेती थी, और उसके बाद सुबह तक वो कुछ नहीं लेते थे। अब ध्यान दें, जब हमने इवनिंग इंसुलिन 6 बजे लगा ली और उसके बाद हमने 14-15 घंटे कुछ नहीं खाया, इंसुलिन तो काम कर रही है। जो हमने मील लिया, डिनर लिया, वो 3 या 4 घंटे में पूरा डाइजेस्ट हो गया। तो ग्लूकोज रिलीजिंग सब्सटेंसेस फूड हमारे पास नहीं है, ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट के तौर पे इंसुलिन मौजूद है, और यह लेडी 8, 9, 10 घंटे उसी इंसुलिन के साथ में बिता रही है विदाउट हैविंग एनीथिंग, जिसके कारण से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए समझते हैं कि शरीर में इंसुलिन किस प्रकार सिक्रीट होती है। यदि हम इस कर्व को देखें तो ब्रेकफास्ट के बाद नॉर्मल बॉडी में एक ब्रिस्क इंसुलिन सिक्रीशन होता है, जो कि जैसे जैसे हमारा मील डाइजेस्ट होती जाती है, एब्जॉर्ब होती जाती है, वैसे वैसे ग्लूकोज लेवल नीचे आता है और इंसुलिन लेवल भी नीचे जाते हैं। फिर लंच में दोबारा यही प्रोसेस हुआ, डिनर में दोबारा यही प्रोसेस हुआ। रात भर जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं, डिनर डाइजेस्ट हो चुका है, तो एक बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन लगातार सिक्रीट होता रहता है, जिससे वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को सप्रेस रख सके। अब इसके साथ में जब हमने इस लेडी को ट्वाइस डेली प्री मिक्स इंसुलिन दी, तो हम देख रहे हैं रेड कलर से यह दिखाया गया है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो हमें प्री मिक्स इंसुलिन है, ये 2 भागों से बनी है। इसमें 30% है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू को कंट्रोल करता है, और 70% है एनपीएच इंसुलिन, जो कि 12 आवर्स तक हमारा एक बेसल सप्लाई प्रोवाइड करता रहता है। तो जो इवनिंग इंजेक्शन हमने 5:30 या 6 बजे लगा लिया, तो उसमें रेड कर्व से जो दिखाई है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इन्होंने तो डिनर को कंपेंसेट किया, डिनर से जो शुगर राइज हुई उसको इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। लेकिन जो ग्रीन कलर से दिखाया है एनपीएच इंसुलिन, यह काम कर रही है सुबह तक। डिनर से रिलीज होने वाली ग्लूकोज ये 3-4 घंटों में ख़त्म हो गई, परंतु एनपीएच का इफेक्ट बना हुआ है। इसलिए यदि हम देखें मिडनाइट में यह लेडी इंजेक्शन लगाने के लगभग 6, 7, 8 घंटे के बाद वो हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकता है। शायद इस लेडी में भी यही हो रहा हो, और जिसके कारण से कंपेंसेटरी या रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया मॉर्निंग में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम सोमोगी इफेक्ट कहते हैं। तो इस केस में यदि हम उसकी मील हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हम जान रहे हैं कि यह मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया उसकी इवनिंग एनपीएच इंसुलिन के कारण से हो रहा है, जो बहुत पहले ली जा रही है। क्यों ना हम ये ट्राई करें कि इवनिंग प्री मिक्स को हम स्प्लिट कर दें। जो उसकी शॉर्ट एक्टिंग, उसको तो डिनर के पहले ले लें, चाहे वो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, कभी भी। और जो उसकी लॉन्गर एक्टिंग एनपीएच इंसुलिन है, इसको हम थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि यह लेडी सोती तो 6 बजे नहीं होंगी,
यह सोने का तो टाइम अधिकतर लोगों का 9-10 बजे ही है। तो अगर हम उस NPH इंसुलिन को हम सोते समय कर दें एट बेड टाइम, और उसका शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट हम डिनर के पहले लेते रहें, तब जो इसकी पीक बहुत जल्दी आ रही है NPH की पीक, वो थोड़ा लेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से शायद हम इस मिडनाइट हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सकें, हाइपोग्लाइसीमिया सॉरी, उसको कंट्रोल कर सकें। आइए देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस कर्व में देखें, हमने इवनिंग डोज में जो NPH कंपोनेंट है उसको एट बेड टाइम शिफ्ट किया, उसकी डोज भी कम रखी, और यह हमारे मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को इसने कम कर दिया। क्योंकि अब अगर हम 10 बजे हम NPH इंसुलिन ले रहे हैं तो NPH इंसुलिन की पीक 6 से 8 घंटे बाद आती है। यह 6 से 8 घंटे का मतलब हुआ कि मॉर्निंग 4 to 6 AM। अब ध्यान रहे, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही हमारा एक कोर्टिसोल सर्ज होता है। अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल सिक्रीट होता है जो कि इंसुलिन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, जिससे हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बढ़ता है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेंसिस के माध्यम से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो अर्ली मॉर्निंग नॉर्मल भी एक ग्लूकोज राइज की जो टेंडेंसी होती है, यदि हमारी NPH इंसुलिन को हमने डिले कर दिया रात में, तो उसकी पीक हमारे अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल सर्ज और अर्ली मॉर्निंग ग्लूकोज प्रोडक्शन से कंसाइड कर जाती है, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब यह जानने के बाद कि हम ट्वाइस डेली इंसुलिन जो ले रहे थे प्री मिक्स, उसको हमने मॉर्निंग में तो प्री मिक्स ही रखा, लेकिन इवनिंग में स्प्लिट मिक्स रख दिया, जिसमें हमने NPH को बेड टाइम यूज़ किया। हम देखिए कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन था बिट्स रेजीम का, जिसमें हमने सारी दवाएं सेम रखते हुए केवल NPH इंसुलिन जोड़ी, यदि हम वही इस लेडी में शुरू करते तो कैसा रहता। देखिए, बिट्स रेजीम का मतलब है बेड टाइम इंसुलिन एंड डे टाइम सल्फोनिलयूरियाज। तो इसमें सल्फोनिलयूरिया मेडिसिन हम मॉर्निंग में ले रहे हैं, यह मानते हुए कि अभी भी कुछ इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी होगी, जिसके कारण से सल्फोनिलयूरिया इफेक्टिव होंगे, और यह मॉर्निंग में पोस्ट मील एक्सकर्शंस को संभाल लेंगे। केवल रात में हम एक सपोर्ट दे रहे हैं बेड टाइम इंसुलिन का, जो कि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कम करके सल्फोनिलयूरियाज की एफिकेसी को और बढ़ा सके। तो इस केस में हम NPH इंसुलिन को एट बेड टाइम ही यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस बिट्स रेजिम का इस लेडी पे क्या प्रभाव होता है। ग्लिमिपेराइड, पायग्लिडोन, मेटफॉर्मिन सब एज इट इज़ चल रही हैं। 6 यूनिट NPH बेड टाइम जोड़ने पर हमने देखा फास्टिंग ग्लूकोज 3 दिन बाद 256 बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन को स्टेप अप किया 10 यूनिट्स। 3 दिनों बाद ये घट के 198 आया, डोजेज और स्टेप अप की, 156 आया, डोजेज और बढ़ाई, 128 आया। 128 हमारे काफ़ी पास आने लग गया। हमारा टारगेट वैल्यू है फास्टिंग को 110 लाने का। एक रफ गाइड इसमें हम ये ले सकते हैं कि 120 प्लस अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हो तो हम बेड टाइम इंसुलिन की डोजेस को स्टेप अप करते जाएं 2-2 यूनिट्स करके। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो, मोर देन 200 या मोर देन 180, तब हम इस काम को जल्दी करने के लिए 2 यूनिट्स की जगह 4 यूनिट्स का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत केयरफुली वॉच करना होगा। तो हमने देखा जब 12th डे पे 128 मिलीग्राम % आ गया तो हमने उसकी डोजेस को केवल 2 यूनिट बढ़ाया, 18 से 20 यूनिट्स। अब 15th डे पे हम पा रहे हैं कि फास्टिंग लेवल केवल 92। अब थोड़ा सा भी हमारा इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो हमारी इस पेशेंट के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, इसलिए हमने उसकी डोजेस को 2 यूनिट रिड्यूस कर दिया, 18 यूनिट्स। और इसके बाद भी हमने देखा 3 डेज बाद फास्टिंग 98 बनी हुई है। पोस्ट प्रैंडियल भी अब हमने जब चेक की तो वो 196 मिलीग्राम % आ गई। यह देखते हुए कि फास्टिंग लेवल अभी 90 से कम हम नहीं चाहते जाने देना, हमने उसको 18 को 16 यूनिट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि फास्टिंग लेवल 93 बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान दें, पहले 9th डे पे 18 यूनिट लेते हुए भी फास्टिंग 156 थी। कुछ समय बाद हम देख रहे हैं कि 18 लेवल पे ही 92 आ गई, और अब हमारा 16 और 14 यूनिट्स पे भी
हमारी फास्टिंग 93 है। आखिर ये कैसे हो रहा है? यही लेडी सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन को पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, पहले उसकी शुगर लेवल ज़्यादा थी और बाद में सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन पे भी हमारे ग्लूकोज लेवल्स कम है। आखिर ये कैसे हुआ? याद रहे, यह प्रभाव है ग्लूकोटॉक्सिसिटी का। जब ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी को वो कम कर देते हैं, हमारी मेडिसिन की रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। जब उन ग्लूकोज लेवल्स को नीचे ले आते हैं तो सारी मेडिसिन की रिस्पॉन्सिवनेस और बढ़ जाती है। तो इसलिए एक दूसरा क्लू हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम अपने टारगेट के पास पहुँचते जाते हैं, हमें डोजेस की डाउन टाइट्रेशन का ध्यान रखना है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न ना हो। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं हम 25 डेज के बाद 14 यूनिट्स लेते हुए भी इस लेडी की फास्टिंग पीपी वैल्यूज 93 और 145 मिलीग्राम परसेंट है, विच इज़ क्वाइट गुड। हमने पहले देखा कि जब हम ट्वाइस डेली इंसुलिन दे रहे थे तो इस लेडी को मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था। क्या जब हम एनपीएच इंसुलिन बेड टाइम दे रहे हैं तब हमको इस बेड टाइम हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है? वास्तव में हमें यहाँ भी यह ध्यान रखना है कि एनपीएच की पीक 6 to 8 आवर्स पे होती है। तो 10 o'clock पे अगर नाइट में एनपीएच ले रहे हैं तो 4 to 6 पे उसकी पीक होगी। तो इसलिए यदि हम 3 o'clock या 4 o'clock पे हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज़रूर मॉनिटर करने चाहिए और 1 महीने बाद जब हम 3 AM ब्लड ग्लूकोज देख रहे हैं तो यह केवल 78 मिलीग्राम परसेंट है, जो कि 90 की सेफ वैल्यू से काफ़ी कम है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एनपीएच देने पर भी इस लेडी को मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जबकि फास्टिंग पीपी हम देख रहे हैं तो वो काफ़ी वेल कंट्रोल्ड, वेल सेटल्ड स्थिति में है। तो अगर हमने 3 AM ब्लड ग्लूकोज वैल्यू ना देखी होती तो हम इस हाइपोग्लाइसीमिया को मिस कर रहे होते, क्योंकि ये एक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है जिसको वो लेडी रिपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए हमने डोजेस को और कम किया। 40 डेज के बाद हम देख रहे हैं केवल 10 यूनिट्स पे अभी भी हमारी मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया तो अभी भी हो रहा है 72 मिलीग्राम परसेंट है ग्लूकोज वैल्यू, लेकिन फास्टिंग पीपी नियरली नॉर्मल रेंज में है। अब ध्यान रखना है, यह मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया किसी भी पेशेंट के लिए बहुत डिट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि उस समय पेशेंट सो रहा है। उस वक्त माइनर सिम्टम्स उसकी नींद बिना खोले हुए और उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। किसी एल्डरली फीमेल में ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ उत्पन्न कर सकते हैं, यह सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट करा सकते हैं, ज़्यादा लो होने पर यह एपिलेप्सी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो डेथ का कारण भी बन सकते हैं। इसकी रेमेडी क्या है? 6 o'clock पे डिनर लिया है, 12 घंटे हम खाली पेट हैं तो हमें बेड टाइम पे कुछ स्नैक्स लेना होगा। अगर रिलीजियस फैक्टर्स के कारण से वो मील्स नहीं भी ले रही हैं तो हम बेड टाइम मिल्क ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे कि कुछ ग्लूकोज सप्लाई होने से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी कम हो जाए। यह मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि एनपीएच भी हमारी मिडनाइट में उसको 6 to 8 आवर्स पे उसकी पीक आ रही है। ये जो पीक इफेक्ट है ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो यदि किस प्रकार से हमको बेसल इंसुलिन इस प्रकार की मिल जाए जो पीकलेस हो, तब हमारी इस मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी में भी कमी लाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से आइडियल बेसल इंसुलिन यदि हमारे पास हो तो शायद इस मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया से हमारे पेशेंट को हम बचा सकें। आइडियल बेसल इंसुलिन का क्या अर्थ हुआ कि यह पीकलेस हो, अर्थात एनपीएच का इफेक्ट जो इस तरह से था ये ऐसे ना हो कि ये एक फ्लैट कर्व हो जो पूरे समय एक प्रकार बना रहे। एनपीएच हमारी केवल 12-14 आवर्स तक काम कर रही है। आइडियल बेसल इंसुलिन तो ऐसी होनी चाहिए जो थ्रू आउट द डे वर्क करे, वो 24 आवर्स काम करे और पीकिंग ना होने से उसमें हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल ना हो। वास्तव में आज हमारे पास कुछ ऐसे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स हैं जो इस रिक्वायरमेंट को कुछ हद तक पूरी करते हैं, जिनमें एक है ग्लार्जीन इंसुलिन और एक है डिग्लूडेक इंसुलिन। आइए समझते हैं कि यह किस प्रकार से काम करते हैं। मित्रों, यह फिगर इंसुलिन इंट्रोडक्शन से पहले, इंसुलिन रेजिमेंट शुरू करने से पहले, इंसुलिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले समझना बहुत आवश्यक है। यदि
इंसुलिन लिखते समय यह फिगर हमारे दिमाग में होगी तो हमारे अधिकांश इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन गलत नहीं होंगे। पेशेंट को उससे हाइपोग्लाइसीमिया और पेशेंट को उससे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आइए सबसे पहले इंसुलिन को देखते हैं। एस्पार्ट इंसुलिन या लिस्प्रो इंसुलिन, यह देने के बाद बहुत तेज़ी से इनका पीक असर आता है और 30 मिनट्स में पीक असर देने के बाद 60 मिनट्स तक काम करने के बाद यह 4 to 5 आवर्स में काम करना ख़त्म कर देते हैं। तो दीज आर प्रैंडियल इंसुलिन जो कि पोस्ट प्रैंडियल स्पाइक्स को रोकते हैं। जबकि इसको हम कंपेयर करें अपने रेगुलर इंसुलिन से, तो जो रेगुलर इंसुलिन है वो कंपेरेटिवली धीरे धीरे काम करती है और इसका पीक 2 to 4 आवर्स में आता है, जबकि हमारी एस्पार्ट या लिस्प्रो का पीक 30 to 60 मिनट्स पे आता है। तो 2 to 4 आवर्स में तो हमारी मील रिलेटेड ग्लूकोज वैल्यूज़ बढ़ने के बाद पहले ही घटनी शुरू हो गई हैं। तो मील रिलेटेड ग्लूकोज एक्सकर्शंस घटना शुरू हो गया तब हमारी प्लेन इंसुलिन काम कर रही है। तो यह वास्तव में थोड़ा मिसमैच है जो कि प्रैंडियल इंसुलिन एनालॉग्स एस्पार्ट या लिस्प्रो से काफ़ी कुछ कंपेंसेट हो जाता है। दूसरे तौर पे रेगुलर इंसुलिन 6 to 8 आवर्स तक काम करती है। भोजन तो जो हमने किया था वो 3 आवर्स या एट द मोस्ट 4 आवर्स में ख़त्म हो गया। तो ब्लड ग्लूकोज एक्सकर्शंस कम आने लगे, ग्लूकोज अभी इंसुलिन अभी पीक इफेक्ट पे है, तो जिसके कारण से इनिशियली वो काम नहीं करेगी और हाइपरग्लाइसीमिया होगा। लेट पोस्ट प्रैंडियल आवर्स में उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो रेगुलर इंसुलिन हमारी ग्लाइसेमिक प्रोफाइल को मिमिक या काउंटर नहीं कर पाती। अब आइए आते हैं बेसल इंसुलिन पे। पहली इंसुलिन है NPH जो कि हम देख रहे हैं ग्रीन कलर से, जो कि 6 to 8 आवर्स में पीक इफेक्ट आता है और 10 to 14 आवर्स तक ये काम करती है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट पीक है, इससे कम पीक पे है डेटेमेर इंसुलिन जो कि ऑलमोस्ट 18-20 आवर्स तक काम करती है, जिसकी पीकिंग इफेक्ट कम है, मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होंगे और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है। परंतु 18 आवर्स तक काम करने के कारण इसको भी हमें दिन में 2 बार देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्लार्जीन की। ग्लार्जीन लगभग 24 आवर्स काम कर रही है और इसकी पीक भी अगर हम देखें तो NPH से डेटेमेर की पीक कम है और डेटेमेर से ग्लार्जीन की पीक कम है। तो इसमें मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस NPH के कंपैरिजन में और भी कम होंगे। और हम सबसे फ्लैट कर्व अगर देखें लास्ट में डिग्लूडेक इंसुलिन का, जो कि एक रिमार्केबल इंसुलिन है जो कि देने के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व रखती है और यह 24 आवर्स भी नहीं, ये 40 आवर्स तक काम करती है। इसका पीकिंग सबसे कम होने के कारण से हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस डिग्लूटेक के साथ सबसे कम होते हैं। तो मित्रों, अगर हम इस पेशेंट में NPH इंसुलिन के स्थान पर ग्लार्जीन इंसुलिन को इस्तेमाल करते तो हम ये देख सकते हैं कि नंबर 1 उसकी पीक कम है, नंबर 2 उसकी पीक लेट आ रही है और यह जो पीक इसकी 10 या 12 घंटे पे आ रही है इंजेक्शन देने के, वह मॉर्निंग हमारे हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट के बाद और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे जाके पीक कर रही है। तो ये हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है और मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को और कम रखेगी। तो इस प्रकार यदि किसी पेशेंट को NPH से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो NPH को हम ग्लार्जीन में शिफ्ट करते हैं अगर, तब इस चांसेस में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। और यही हम इस स्लाइड से देख रहे हैं कि जिसमें ब्लू कलर से देख रहे हैं कि NPH में मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस इस स्टडी में काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि ग्लार्जीन यूजेज से काफ़ी कम हो गए। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति डिनर बहुत जल्दी ले रहा है तो हमारे पास उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जो हमने ऑप्शन 1 यूज़ किया था जिसमें ट्वाइस डेली प्रीमिक्स इंसुलिन थी, वहाँ पे इवनिंग इंसुलिन को प्रीमिक्स से हटा के उसको स्प्लिट मिक्स करें, मतलब प्लेन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अलग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन उसके बाद में अलग। तो इसमें NPH को बेड टाइम करके हम बेहतर इफेक्ट्स, बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन अभी भी मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसे में जो हम ऑप्शन 2 पे आए थे कि हम उस बेसल इंसुलिन को इंसुलिन एनालॉग्स के रूप में प्रयोग करें, जहाँ पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा डिग्लूटेक इंसुलिन जो पीकलेस है, उससे कम बेहतर ग्लार्जीन इंसुलिन
और उससे भी कम बेहतर डेटर्मिनेट इंसुलिन, लेकिन ये तीनों ही NPH से बेहतर होंगे। इनमें तीनों में मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होंगे और लेट पीकिंग के कारण से और मॉर्निंग तक अफेक्ट रहने के कारण से वह फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को सप्रेस करेंगे और थोड़ा योगदान डे टाइम के ग्लूकोज वैल्यूज में भी देंगे। तो इस प्रकार मित्रों, हमने इस केस से यह सीखा कि जब हमें इंसुलिन आरंभ करना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए वह इंसुलिन का एक्शन प्रोफाइल। यदि हम उसके आधार पे किसी व्यक्ति के लिए इंसुलिन सेलेक्ट करेंगे तब हमारा ट्रीटमेंट, हमारा प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा वैलिड होगा। और उसी एक्शन प्रोफाइल के आधार पर हमें ये देखना होगा कि इस व्यक्ति में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस किस समय ज़्यादा होंगे और किस समय हमारा एक्शन पीक पे होगा और कब हमारा डिज़ायर्ड एक्शन उत्पन्न होगा। तो कभी भी जब इंसुलिन आरंभ करना हो तो इंसुलिन की एक्शन प्रोफाइल को ध्यान में रखें और उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार तब इंसुलिन सेलेक्ट करें। धन्यवाद।